गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग कोलाइडल सोल्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने कल पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल्स के बारे में कि वो स्टेबल कैसे होते हैं, और ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज कि उनके ऊपर चार्ज कैसे आया था। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ही चल रही हैं अभी, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में ही है ना। इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जेटा पोटेंशियल क्या होता है, ये कह रहा है कि आउट ऑफ द वेरियस थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ चार्ज, हमने कल ओरिजिन ऑफ चार्ज की 5 थ्योरीज की स्टडी की थी बेटा। ये कह रहा है कि डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। जो प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस था, अगर आपको ध्यान हो तो कि वो जो कॉमन आयंस है उनको वो एडजॉर्ब कर रहा था, जो प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस था, दैट वाज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। चार्ज की सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन कोलाइडल सोल्स के ऊपर वो थी। आपको ध्यान होगी, मैं दिखा देता हूं आपको, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं उसको। दिस इज द प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशंस, कि आपका कोई भी एक कोलाइडल मेरे पास पार्टिकल था, उसके ऊपर जो भी कॉमन आयन होगा सॉल्यूशन में वो आके उसके सराउंडिंग में चिपक जाएगा और उसके ऊपर वो चार्ज आ जाएगा। जैसे हमने AgI का सॉल्यूशन लिया, AgI का सोल्व प्रिपेयर किया था Ki और AgNO3 के सॉल्यूशन में, जहां पे Ki एक्सेस में था बेटा, तो कौन जाके चिपका इसके सराउंडिंग में, आयोडीन जाके चिपका। जब AgNO3 एक्सेस में था, कौन जाके चिपका, Ag जाके चिपका, है ना। तो आपको ध्यान होगा ये। तो ये कह रहा है कि ये सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन थी और यही आपको अच्छे से याद रखनी है। When one type of ion of electrolyte are adsorbed on the surface of the colloidal particle, it forms a fixed layer. इसने कहा कि कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर जब एक टाइप के आयन जाके एडजॉर्ब हो जाते हैं या चिपक जाते हैं तो वो कैसी लेयर बनाते हैं बेटा, एक फिक्स्ड लेयर बनाते हैं। ध्यान देने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये कि वो एक फिक्स्ड लेयर बना लेते हैं। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि जब कोलाइडल सोल के ऊपर आपका एक टाइप के आयंस का एडजॉर्प्शन होने के बाद उसके ऊपर जो भी चार्ज आया, वो चार्ज अब अपोजिट चार्ज को तो अट्रैक्ट करेगा ना बेटा अपनी साइड, है ना। कहने का मतलब मेरा, जैसे सपोज मेरे पास कोलाइडल सोल था AgI का, अब उसके ऊपर मैंने अगर I नेगेटिव चिपका दिए सारे, तो इसका मतलब AgI का जो पार्टिकल है वो कैसा हो गया, फिलहाल कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हो गया बेटा। अब ये जो लेयर बनती है सराउंडिंग में, जो पहली लेयर बनती है वो कैसी होती है बेटा, इसने कहा फिक्स्ड लेयर होती है। अब ये नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी साइड पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और जो ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ये इसके सराउंडिंग में बेटा जो लेयर बनेगी ये फिक्स्ड नहीं होगी, मोबाइल लेयर होगी, है ना, मूव कर रही होगी। तो यहां आगे देखो, इट अट्रैक्ट्स द काउंटर आयन। अब पार्टिकल जो कोलाइडल पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज आ गया है, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट्स द काउंटर आयन फ्रॉम द मीडियम फॉर्मिंग ए सेकेंड लेयर विच इज मोबाइल एंड इज कॉल्ड डिफ्यूज लेयर। इसने कहा बेटा कि कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज आने के बाद वो क्या करेगा, अपोजिट या काउंटर चार्ज को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा और एक और लेयर बना लेगा जो नेचर में मोबाइल होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड लेयर बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है आपको। जैसे AgI है, AgI अगर मैं Ki और AgNO3 के सॉल्यूशन में इसको कोलाइडल सोल्स का प्रिपरेशन करता हूं बेटा, और Ki एक्सेस में है, तो इसके ऊपर पहली लेयर जो बनेगी वो किसकी बनेगी, I नेगेटिव की। अब ये I नेगेटिव की यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बेटा, देखो फिक्स्ड लेयर है ना। लेकिन इसके अब ये I नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी साइड पॉजिटिव चार्ज को, मीन्स K पॉजिटिव को। तो ये जो सेकंड लेयर बनेगी ये कैसी होगी, मोबाइल और डिफ्यूज लेयर। लेकिन अगर इसी में AgNO3 एक्सेस में ले लूं बेटा मैं, तो इस AgI के ऊपर जो पहली लेयर बनेगी, मतलब जो फिक्स्ड लेयर बनेगी, वो किसकी बनेगी, Ag पॉजिटिव की। क्योंकि आपको ये बात ध्यान होगा, पहली लेयर उन्हीं आयंस की बनेगी जो कॉमन आयन होंगे बेटा, ध्यान रखना, है ना। तो AgNO3, और देखना कॉमन आयन मुझे किसमें चेक करने बेटा, जो भी आपका एक्सेस में, जो भी सब्सटेंस आपका एक्सेस में लिया हुआ होगा। जैसे यहाँ पे AgNO3 है, एक्सेस में है, यहाँ पे है Ki भी बेटा, लेकिन एक्सेस में नहीं है। तो एक्सेस में AgNO3 है, तो मुझे AgI और AgNO3 के बीच में कॉमन आयन देखना है। यहाँ पे क्या है, Ki एक्सेस में है, तो मुझे AgI और Ki के बीच में कॉमन आयन देखना है। तो जो कॉमन आयन होगा वो पहली लेयर बनाएगा बेटा। अब Ag पॉजिटिव की यहाँ पे पहली लेयर बन गई, अब वो काउंटर आयन कौन से किसको अट्रैक्ट करेगी, NO3 नेगेटिव को, है ना। काउंटर आयन किसको अट्रैक्ट करेगी बेटा, मतलब अपोजिट चार्ज का जो आयन अट्रैक्ट करेगी वो NO3 नेगेटिव होगा, और ये लेयर आपकी कैसी होगी बेटा, मोबाइल लेयर। तो आपको ये बात समझ में आई होगी फिक्स्ड लेयर कैसे बनती है और मोबाइल लेयर कैसे बनती है, ठीक है बेटा। तो मोबाइल लेयर का दूसरा नाम क्या बताया इसने, डिफ्यूज लेयर। आगे बढ़ते हैं बेटा।
द डबल लेयर ऑफ द अपोजिट चार्जेस, दो लेयर बन चुकी हैं, अपोजिट चार्जेस की बन चुकी हैं, दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ध्यान देने की बात है, हेल्म HELMHOLTZ, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कौन सी बनी बेटा? ये जो दो आपकी लेयर बनी है अभी, दोनों के दोनों अपोजिट चार्जेस की हैं, एक फिक्स्ड लेयर एक डिफ्यूज लेयर, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, है ना। कई बार बोर्ड में नंबर एक आध नंबर में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर्स, एक्सप्लेन, तो आपको बताना है अच्छे से। एज ए रिजल्ट ए डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एग्जिस्ट बिटवीन द फिक्स्ड लेयर्स एंड डिफ्यूज लेयर्स। अब ये जो फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर बनी है बेटा, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी एग्जिस्ट करेगा, अपोजिट चार्जेस है ना, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा बेटा। अब अपोजिट चार्जेस है, इनके बीच में बेटा कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा इनके बीच में। तो ये कह रहा है कि जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एग्जिस्ट बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल। इन दोनों लेयर्स के बीच में, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर्स के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही क्या होता है? आपका जेटा पोटेंशियल, जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, जेटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल होता है। ध्यान देना एक बार, आपको इस पूरे में क्या याद रखना है बेटा? डबल लेयर कौन सी होती हैं, कैसे बनती हैं, उसमें मोबाइल कौन सी होती है, फिक्स्ड कौन सी होती है, उन दोनों लेयर्स का नाम क्या है, और उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? जेटा पोटेंशियल बोलते हैं। अब तक में आपको इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है ना बेटा। और ओरिजिन ऑफ चार्जेस की हमने जो 5 थ्योरी पढ़ी थी, उनमें से इंपॉर्टेंट और बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन सी थ्योरी की थी? प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस, है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की साइड बढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। पहली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, कैसे होता है, उसके ऊपर चार्ज कैसे आता है, वो उसी की एक्सप्लेनेशन थी बेटा। उसके बाद चार्ज कैसे दो लेयर बनाएगा आने के बाद, उसके बाद उनमें जेटा पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको क्या बोलेंगे। अब सेकंड प्रॉपर्टी है मेरे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का ही सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस बेटा, इसी को कैटाफोरेसिस बोलते हैं। क्या होता है ये? The existence of the electrical charge can be shown by the process of electrophoresis also called cataphoresis। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज का एग्जिस्टेंस होता है कोलाइडियल सोल्स में, ये वाली चीज हम लोग किससे पता लगा सकते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस से पता लगा सकते हैं। ये होती क्या है बेटा एक्चुअल में? द मूवमेंट ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। देखो, आपका कोलाइडियल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है, ये बात हम लोग अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं, है ना। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो कुछ फिक्स नहीं है बेटा कि हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन ये बात हो चुकी है फिक्स है कि उनके ऊपर चार्ज होता है। तो ये कह रहा है कि अब चार्ज हमें पता लग गया उनके ऊपर होता है, और मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा दूं, मतलब 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दूं सॉल्यूशन लेके, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोवाइड करा दूं बेटा, तो उन कोलाइडियल पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी कि नहीं होगी? चार्ज है उनके ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की साइड उनकी मूवमेंट होगी। तो उन पार्टिकल्स की, कोलाइडियल सोल्स के पार्टिकल्स की जो अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की साइड जो मूवमेंट होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, और उसी को हम लोग कैटाफोरेसिस बोलते हैं बेटा। कैटाफोरेसिस क्यों बोलते हैं बच्चे? कैटाफोरेसिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब स्टार्टिंग की इलेक्ट्रोफोरेसिस के कोलाइडियल सोल्स को लेके एक्सपेरिमेंट किए गए थे, ध्यान देना इस बात पे कि जब स्टार्टिंग वाले एक्सपेरिमेंट किए गए थे सबसे स्टार्टिंग में, तो आपके जितने भी कोलाइडियल सोल्स का मूवमेंट हुआ था वो कैथोड की साइड हुआ था, है ना। कोलाइडियल सोल्स का जो मूवमेंट हुआ था बेटा, वो किस साइड हुआ था? कैथोड की साइड माइग्रेट किया था। और कैथोड के ऊपर जो चार्ज था वो कैसे था बेटा मेरे पास? वहां पे नेगेटिव था, है ना। तो जितने भी कोलाइडियल पार्टिकल्स थे, मतलब स्टार्टिंग में हमने जो कोलाइडियल सोल्स का मूवमेंट का एक्सपेरिमेंट देखा, उसमें सारे के सारे कोलाइडियल सोल्स के ऊपर चार्ज कैसा था? पॉजिटिव था। पॉजिटिव था तो किसकी साइड मूव कर गया बेटा? नेगेटिव की साइड मूव कर गया, मतलब कैथोड की साइड मूव कर गया। और कैथोड की साइड मूव कर गया इसलिए हमने उसको कैटाफोरेसिस बोला था।
है ना। तो कैटाफोरेसिस नाम किस लिए पड़ा था, उसकी अलग थ्योरी थी। आप जनरल नाम इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस ही यूज करेंगे, बट कैटाफोरेसिस इसको क्यों बोला गया उसकी भी मैंने आपको अच्छे से हिस्ट्री बता दी है। और जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें भी लिखा मिलेगा आपको कि इसको कैटाफोरेसिस क्यों बोला गया था, है ना बेटा। तो आपको ये समझ में आया होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस होती क्या है बेटा, अपने कोलाइडियल सोल्स के पार्टिकल का अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की साइड जो मूवमेंट होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसमें देखो बेटा, विच इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द कोलाइडियल पार्टिकल्स टुवर्ड्स वन और द अदर इलेक्ट्रोड व्हेन प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, ये तो आपको फिजिक्स में अच्छे से पता ही होगा, कैसे इसको जनरेट कर रहे हैं हम लोग। दो इलेक्ट्रोड्स लेके बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, बस जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है अच्छे से। यहाँ पे मैंने दो इलेक्ट्रोड्स लिए, ठीक है, ये मैंने बैटरी ली, बैटरी से इनको कनेक्ट कर दिया। ये जो आपको थोड़े से सर्कल से दिख रहे हैं, डार्क सर्कल से दिख रहे हैं, दीज आर द कोलाइडियल सोल पार्टिकल्स। ये कोलाइडियल पार्टिकल्स है मेरे सॉल्यूशन के अंदर, है ना। ये कोलाइडियल सोल्स के अंदर मेरे कोलाइडियल पार्टिकल्स है बेटा। अभी तक मैंने यहां पे सिर्फ प्रोसेस को स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ इलेक्ट्रोड्स को डिप किया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नहीं है। जैसे ही बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये, जैसे ही मैं इनका इलेक्ट्रोफोरेसिस कराऊंगा, आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होगा बेटा, ये सारे के सारे जितने भी कोलाइडियल पार्टिकल या कोलाइडियल पार्टिकल्स आपको इस सॉल्यूशन में इधर उधर रैंडम दिख रहे थे, वो सारे के सारे देखो एक इलेक्ट्रोड की साइड इकट्ठे हो गए, सारे के सारे एक इलेक्ट्रोड की साइड इकट्ठे हो गए। अगर इन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, ये नेगेटिव होगा। और अगर कोलाइडियल सोल्स के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, जिसपे गए हैं, पॉजिटिव होगा। ये बात इजीली आप हिसाब लगा सकते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या हुई, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, जेटा पोटेंशियल, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर्स, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे वाले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन क्या होता है, कोएगुलेशन वैल्यू और फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होती है, उन सब की अच्छे से स्टडी करेंगे बेटा। और हार्डी-स्कल्स रूल को भी अच्छे से देखेंगे, हमारे आगे आने वाले टॉपिक है। तो अब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और जो नोट्स हैं उनको प्रॉपर अपनी कॉपी में बनाते रहिए। थैंक यू।